बल्कि मैं ये कहूँगा वो चीज़ कम नहीं हो रही, ना ख़त्म हो रही है, बल्कि उसमें उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फैसला लिया है। अमेरिका ने अपना एक बड़ा जहाज भारत के तट पर भेज दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपने जहाज को भारतीय तट पर भेज दिया है। चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा डर भारत और अमेरिका की नजदीकी से ही है। चीन डेमोक्रेट्स की रेपुटेशन जा रही थी नीचे, उन्हें सॉफ्ट देखा जा रहा था। नैन्सी पेलोसी आती है और इन्हें आपकी बार रिपब्लिकन्स का भी पूरा समर्थन था। फिर इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया एक दिन पहले। एक दिन उन्होंने ये किया, जो डेमोक्रेट्स का जो रुतबा था थोड़ा बढ़ गया और उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया अब भी अमेरिका सुपर पावर है, चाइना की कोई औकात नहीं। पहले गलवान में और उसके बाद अब ताइवान वाले मुद्दे पर पूरी दुनिया जान गई है कि ये जो कल का बदमाश बना फिरता है चाइना, इसकी हैसियत कितनी है और कितना ये खाली अपने आप को दिखाता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ भी करने की इसकी हैसियत ना, इसकी फौज उतनी ताकतवर है ना, पॉलिटिकली इतनी विल है। ये खाली अपने घर का राजा है, अपने घर में लोगों को मार काट जितना गायब करवाना, उनके ऊपर टैंक चढ़वा देना, उनको ये कर दो वो कर दो, इधर से आवाज़ दबा दो, हर तरीके से उनका पूरा कनेक्शन दुनिया से काट दो। अपने आप की वेबसाइटें दूसरों की वेबसाइटों से अपनी ऐप ऐसे बना दो जिससे दूसरों का डेटा लीक कर लो। ये सब सस्ते चोरी चिकारी वाली कामें जो है वो यही सस्ता चोरी चकारी ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ ये नहीं कर सकते। नैन्सी पेलोसी का इशू काफ़ी हमने देखा कि उनके आने से पहले, उनके आने तक और उनके आने के बाद, यानी उनके जाने के बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा वो चीज़ कम नहीं हो रही, ना ख़त्म हो रही है, बल्कि उसमें उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या हुआ? अमेरिका ने क्या गेन किया और चीन क्या करना चाहता है? नैन्सी पेलोसी ने कभी ये नहीं बताया एंड मोमेंट तक कि उनकी आइटिनरी क्या है, वो आएंगी या नहीं आएंगी। फिर एक बार आ गई। अब यहाँ क्या हुआ, अमेरिका ने कंफ्यूजिंग सिग्नल दिए चाइना को। चाइना को लगा और दुनिया में काफी लोगों को लगा कि अमेरिका डर गया, जबकि मैंने बोला था अमेरिका नहीं डरेगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेटोरिक ऊंचा कर दिया। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते विल शूट डाउन द प्लेन। टाइम्स कहता हमने जहाज अपने जी जंगी बेड़ा मूव कर दिया, सबमरीन मूव कर दिया, चाइनीज एयरफोर्स पीएलए की एयरफोर्स पूरी रेडी है, हमने उसको ताइवान को अनसर्कल कर दिया। वहां तो उन्होंने धमकी दे डाली, डोंट प्ले विद द फायर, द पीपल हु प्ले विद द फायर विल पेरिश इट। और फकर भाई, ये एक्सट्रैक्ट्स जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होते हैं चाइना ने रिलीज कर दिए। यूजुअली ये एक्सट्रैक्ट कोई रिलीज नहीं करता, ये जो भी बात होगी आपस में होगी, उन्होंने रिलीज कर दिया। अमेरिका ने बोला यस नो करेंगे नहीं करेंगे, तो चाइना ने और अपना एंटी ऑप कर दिया। अब फिर अचानक उन्होंने बोल दिया ताइवान के मीडिया के थ्रू नैन्सी पेलोसी इस दिन यहाँ लैंड कर रही है। नैन्सी पेलोसी आई एक बार एक को 82 ईयर्स की है, 4 बार स्पीकर बन चुकी है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो प्रेसिडेंशियल रेस के लिए भी भागे। डेमोक्रेट्स की रेपुटेशन जा रही थी नीचे, उन्हें सॉफ्ट देखा जा रहा था। नैन्सी पेलोसी आती है और इन्हें आपकी बार रिपब्लिकन्स का भी पूरा समर्थन था। फिर इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया एक दिन पहले। एक दिन उन्होंने ये किया, जो डेमोक्रेट्स का जो रुतबा था थोड़ा बढ़ गया और उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया अब भी अमेरिका सुपर पावर है, चाइना की कोई औकात नहीं। क्या क्या नैन्सी पेलोसी निकली, कुछ नहीं। अब मुझे लगा कि जब ये निकलेंगी तो शायद उनको जहां उड़ने की जगह नहीं देंगे, रुकेंगे, दो एक दो जेट पीछे लगाए, वो भी नहीं लगाया। जब वो उतर के कोरिया लैंड करती, फिर ये बोलते हैं अगले दिन जी हम इसका घेराव करेंगे। इन्होंने 6 जोन्स बनाए हैं। 6 जोन्स में क्या है फखर भाई, ताइवान में और चाइना के बीच एक 12 माइल का लेंथ है। ये 12 मील मान लीजिए, ये है काइंड ऑफ बॉर्डर कि आप इसके आगे नहीं आओगे। अब उसमें से कुछ चाइनीज प्लेन अंदर आ रहे हैं, कुछ जहाज अंदर आ रहे जा रहे हैं। 6 जोन बना दिए उन्होंने। कहा जी हम लॉन्ग रेंज मिसाइल फाइल करें, डोंगफाई मिसाइल है, उसको फाइल किया, ये किया वो किया। अब सवाल ये है, अब कबीरदास ने कहा था अब के बहे क्या बहे जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई पेलोसी आई निकल गई, अब तुम्हें हवाई फायर कर रहे हो, मिसाइलें जोड़ रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, अपने हथियार क्यों जाया कर रहे हो? अगर तुम्हारी औकात थी तो तब करते ना जब वो वहां थी। खबर चीन को बेचैन करने वाली है। दरअसल अमेरिका का एक बड़ा जहाज 11 दिनों के लिए भारत के तट पर खड़ा रहेगा। अमेरिका के इस जहाज का नाम चार्ल्स ड्रू है। आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि अमेरिका का यह जहाज मरम्मत के लिए चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इसके कई रणनीतिक फायदे मिलने वाले हैं। चीन इसलिए भी परेशान है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका की सेनाएं उत्तराखंड में एलएसी के पास एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही हैं। और अब इन सभी के बीच अचानक भारत के तट पर अमेरिकी जहाज का पहुंचना साधारण घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका का यह जहाज अमेरिकी नौसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में जंगी बेड़े के संचालन में अहम योगदान देता है। देखिए ये जो सर्कस चलेगा 3 दिन तक चलेगा, संडे तक। आज थर्सडे हो गई, फ्राइडे होगी, सैटरडे संडे तक ये चलाएंगे, मिसाइल दिखाएंगे, ये दिखाएंगे।
इससे अच्छी तो पुरानी को एक्सरसाइज की वीडियो रिलीज करते। भाई मिसाइल तो आपके पास है माना, पर उसको चलाने का औकात और जिगरा भी तो रखो। वो कहां से लाओगे? वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता ना। देखिए हिम्मत किसी के बाजार में नहीं बिकती। अफगानिस्तान में जो राइफल लगा के घूम रहा है ना, वो चलाने की औकात रखता है उसको। फखर भाई जिसको करना होता वो करके दिखाता। पुतिन को हमला करना था, कर दिया ना। पुतिन की औकात ही कर दिया। पूरी नेटो एक तरफ, पूरी अमेरिका एक तरफ, पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरफ, तकरीबन पूरी दुनिया एक तरफ है, एक तरफ, तब भी पुतिन ने हमला कर लिया। अब इनकी औकात थी, हमला क्यों नहीं किया? जी कंफर्म नहीं है। राइट। दूसरी बात, आपको 1 मिलियन की नेवी चाहिए टू विन ताइवान। हम पहले भी बात कर चुके। 1 मिलियन तो आपके पास टोटल फौज नहीं है अभी, तो मतलब इट विल बी अ डेडली वॉर। और ताइवान ने पिछले 70 साल में फखर भाई एक ही तैयारी की है। अगर देखिए लैंड से मिलते नहीं, आसमान से आप आ नहीं सकते, अब आओगे जहाज से। एंटी टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स, और उससे कैसे बचाए, तैयारी उनकी उतनी है, क्योंकि उन्हें आसमान की चिंता नहीं है, उन्हें जमीन की चिंता नहीं। अब वो देखिए उन्होंने चाइना की मिलिट्री, चाइना की पॉलिटिकल रिजर्व और जी जिनपिंग के डॉक्ट्रिन का एक बार में टेस्ट मार डाला। 24 घंटे में रिजल्ट आ गया। 24 घंटे में नैन्सी पेलोसी आती है, आके निकल जाती है, ये कुछ नहीं कर रही। It is a strategic move to test the military strength, political resolve and the will of Chinese CCP कि वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती। अब इस पे आएंगे तो ये हुआ कि अमेरिका ने क्या किया। दूसरा, मैं अमेरिका को एडवांटेज मिला, दुनिया में सुपर पावर अब भी हमें। तीसरा अमेरिका ने एडवांटेज दिया, भाई जो चाइना अपने आप को दिखाता है, इनकी औकात है नहीं, जो टाइम आता है ये पतली गली से निकल लेते हैं। फकर भाई चाइना में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ताइवान, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो ताइवान से। ठीक है सर, 80% पॉपुलेशन हान चाइनीज है जो चाहते हैं कि ताइवान शुड बी एज इट इज, जैसा है वैसे रहने दो, हमें डू नॉट डिस्टर्ब अस। चाइना की असली कहानी क्या है? ताइवान पे नजर जमीन ममीन को लेके नहीं, ताइवान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह है ताइवान। जो चाइना के फोन में चिप लगती है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हर चीज में जो चिप लगती है वो ताइवान से बनती है। जी का सपना है ताइवान पे कब्जा करो, दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे कब्जा। और हमने पीछे बात की, चाइना के बैंक में एटीएम पैसा नहीं दे रहे, रूलर में एटीएम में इन्होंने सीले लगाई। क्यों लगाई? 80% आपने प्रोडक्शन बंद करके, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, बिजली नहीं है, कोयला नहीं, शिपिंग लाइन नहीं, हर चीज नहीं चल रही, और आप दुनिया भर में पंगे काट रहे हो। क्यों? फखर भाई पैसे की ताकत पे किसी ने दुनिया नहीं जीती। दुनिया जीतती या तो बाजू पे या विचार पे, इधर आइडिया और स्वर्ड। पैसे लगा के कि तुम्हारी इकोनॉमी खत्म कर दूं, तुम पे कैप्चर कर दूं, वो सब चीजें ना, ये सब चीजें आजकल चलती नहीं, और उनको ये समझ आ नहीं रहा। ये टाइम है, ये भी चाइना के लिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं क्रूशियल है, क्योंकि जो शी जिनपिंग है, एक तो उसको भी चंद महीनों बाद उसको दोबारा से इलेक्ट होना है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना तीसरे टर्म में, और उसके लिए उसको भी से तैयारी करनी। कितना भी आप कह लो कि चाइना क्लोज्ड है, ये है, उसका पावर है, सब है, लेकिन तैयारियां हर नेता को करनी पड़ती हैं। कितना भी भले ही वहाँ पे वोटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आसान है, रिलेटिवली आसान है, मगर ऐसा भी नहीं कोई हलवा है कि अपने आप कुछ भी ना करे, सुबह सो कर उठे और वो अपने आप बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो है पूरा अपने लोग हर जगह बैठाना, अपनी पूरी सेटिंग करना, वो सब में दिमाग भी लगता है, समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है, क्योंकि उसको हल्के में तो ले नहीं सकते। अब जो बड़ा चैलेंज होता है किसी भी प्रेसिडेंट को चाइना के, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट से। जैसे 2013 में जब शी जिनपिंग खुद प्रेसिडेंट बना, उसके पहले 8 से 13 5 साल वो खुद भी वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है वही आगे प्रमोट होकर के वहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है, ऐसा अमूमन देखा गया है। अब उसके बाद से चाहे 2013 में जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, या जो 18 से 23 तक अभी करेंटली हैं, जो अब 18 से 23 तक हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो 74 साल उनकी उम्र है। फॉरेन अफेयर्स में उनका ज़्यादा दिलचस्पी रही है, थोड़ा डिप्लोमेसी में उनका ज़्यादा महारत हासिल है, और शी जिनपिंग के बहुत ही ज़्यादा विश्वास के पात्र हैं। तो उसके अलावा और पूरी आप सीसीपी में देखोगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, तो और कोई ऐसी आवाज़ नज़र नहीं आती जो बड़ी मुखर हो शी जिनपिंग के अलावा के खिलाफ, कि हाँ भाई वो उनको चैलेंज दे सकते हैं, ऐसी कोई आवाज़ नज़र नहीं आती। और ये व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो शी जिनपिंग है, ये ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो अपने खिलाफ बगावत को पनपने दे। ये व्यक्ति कुचलने वाला व्यक्ति है, अपने खिलाफ जो कोई भी थोड़ा सा बगावत करेगा उसको कुचलने वाला व्यक्ति है, और ये हुआ भी है। कुछ जो पिछले 10 सालों में, 2013 से अब तक में जो थोड़ी बहुत आवाज़ें उठी हैं 9 सालों में, वो गायब करवा दिए गए हर बार की तरीके। जो भी कोई क्रिटिसाइज करता है शी जिनपिंग को, कोशिश भी करता है, थोड़ा बहुत भी करता है, या शी जिनपिंग को लगे कि हाँ ये मेरे रास्ते का आगे चल के रुकावट बन सकता है, वो गायब करवा दिया जाता है। तो जितनी मेरी समझ है,
बड़े ही कंफर्टेबली शी जिनपिंग को दोबारा प्रेसिडेंट जो है तीसरा टर्म मिल सकता है, मिल जाएगा बल्कि। तो लेकिन फिर भी उसके लिए वो अपनी तैयारी करने में लगा। वो तो पहला तो वो उधर बिजी है, उसके एक तो टाइम भी मिल गया, बाकी अमेरिका को और जितनी भी शक्तियाँ ताइवान से जो उसके खिलाफ में जा रही हैं उनको टाइम भी मिल गया, और ये पूरी दुनिया में एक तरीके से एक्सपोज भी हो गया। इसका पूरी दुनिया मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ा रही कि देखो किसी काम का नहीं, खाली इनकी गीदड़ भपकियाँ हैं, असल में कुछ करने की इनकी हिम्मत नहीं है।